नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन ईवीएस हिंदी मीडियम नोट्स सीटेट एग्जाम के लिए पर्यावरण की अति महत्वपूर्ण क्लास है भाई। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। एक ही वीडियो में पूरे पर्यावरण को कवर किया गया है। स्कूल जाना, बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है कहाँ पर? असम में। तो असम में बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। ट्रॉली का उपयोग किया जाता है कहाँ पर भाई? लद्दाख के अंदर। सीमेंट के पुल की बात करें तो सामान्य क्षेत्र या समतल या पानी के ऊपर होती हैं। वल्लभ एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जो केरल में उपयोग की जाती है। ऊंट गाड़ी कहाँ पर प्रयोग की जाती है? तो ऊंट गाड़ी जो है वो राजस्थान में प्रयोग की जाती है। बैलगाड़ी कहाँ पर? तो बैलगाड़ी मैदानी इलाकों और गांवों में प्रयोग की जाती है स्कूल जाने के लिए। रास्ते पथरीले और आसमान हैं कहाँ पर? पहाड़ों में, जैसे उत्तराखंड। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। आइए नेक्स्ट अगला है। ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज़ पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं, यानी कि चील, बाज, गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। एक पक्षी की आंखें उनके सिर पर होती हैं और उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद या कान होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन हम उन्हें आसानी से देख नहीं सकते। जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। किसी जानवर के शरीर पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं होता। ये पूछा गया भाई, हर बार पूछा जाता है कि जानवरों की जो अलग अलग पैटर्न होती हैं वो किसके कारण होते हैं? बालों के कारण। कान वाले जानवर शरीर पर बाल वाले, यानी कि जिनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं और इनके कान होते हैं, वे क्या कहते हैं? जन्म देते हैं। ये बच्चे को क्या देते हैं? जन्म देते हैं। शरीर के बाहर बिना कान छेद वाले जानवर अंडे देते हैं, यानी कि जिनके कान नहीं होते, शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, वे 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियाँ खा सकता है। हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है। उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते हैं। नेक्स्ट अगला है। झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। खेजड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। खेजड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी गांव के लोग क्या कहलाते? बिश्नोई कहलाते थे। खेजड़ी का पेड़ ज़्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। ये फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बेचाहा गांव है। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां क्या होती हैं? श्रमिक होती हैं। नेक्स्ट आगे बात करें। श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती। ट्रेन की बात करें तो कच्छ गुजरात में गांधीधाम से शुरू होती है। गुजरात का खाना क्या है? ढोकला, चटनी, नींबू, चावल, मिठाई के साथ। मडगांव गोवा में स्थित है। गोवा से केरल तक के मार्ग में अगर हम बात करें, गोवा से केरल जाएंगे तो 2000 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं। कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। कौन कौन सी, कहाँ कहाँ को? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, फिर भारतीय राज्य केरल पहुँचती है। नेक्स्ट अगला है। भाषा कहाँ बोली जाती है? राज्य। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोंकणी भाषा कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी भाषा की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा है,
दमन और दीप है, दादर और नागर हवेली है। गुजरात की बात करें, गुजराती भाषा कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र है। नेक्स्ट अगला है फेरी, केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। विवरण, आप ट्रेन या टिकट पर क्या क्या पा सकते हैं? आपने ट्रेन का जो टिकट होगा वो आपने देखा होगा, वो क्या क्या होता है उस पर? तो ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख होती है, बर्थ और कोच की संख्या, किराया, टिकट की लागत, दूरी किलोमीटर। कर्णम मल्लेश्वरी, ये है कर्णम मल्लेश्वरी। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, इनके भार उत्तोलक हैं। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा पुलिस में क्या थे? हवलदार। जब ये 12 वर्ष की थीं तभी वजन उठाने का अभ्यास करने लगीं। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्णव मल्लेश्वरी ने भारत के 12 यानी कि 29 मेडल जीते हैं। भारत के 29 मेडल जीते हुए हैं कर्णम मल्लेश्वरी द्वारा। उनकी 4 बहनें भी हैं जो रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट अगला है, चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। चित्र में अगर आप डिजाइन भर दें तो उसे क्या कहते हैं? मधुबनी कहते हैं। ये लोक कला एक बहुत पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर इस पेंटिंग का नाम पड़ा। ये पेंटिंग बनती किससे है? तो ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें रंग मिलाया जाता है। इन्हें बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं? तो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का उपयोग किया जाता है। चित्रों में बात करें तो इंसान, जानवरों, पेड़ों, फूलों, पक्षियों, मछलियों और कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। वेलवनिका गांव कहाँ पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। गिजुभाई बदेका गुजरात में रहते थे। इन्होंने बच्चों के बारे में बहुत सी कहानियां लिखी हैं। एक भारतीय रॉबिन अपने अंडे सड़क के किनारे तथा पत्थरों के बीच देती है। कोयल कोए के घोंसले में अपना अंडा देती है। पक्षी अपने अंडे देने के लिए ही अपना घोंसले का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अगला है, चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। नालमड्डा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हॉलमुंडी गांव कर्नाटक में स्थित है। हॉलमुंडी की बात करें, हॉलमुंडी में बच्चों की पंचायत को भीमा संघ कहा जाता था। बरगद के पेड़ के बारे में बात करें, जो लटकती हुई शाखाओं की तरह दिखता है, ये वास्तव में इस पेड़ की जड़ें हैं। रेगिस्तानी ओक, ये पेड़ एक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओक पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। असम में चावल की नई फसल के अवसर पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। माह महीने में बिहू 14 और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के पहले और दूसरे माह में मनाया जाता है। बिहू के अवसर पर बांस से भेला घर बनाते हैं। मुख्तारपुर कहाँ पर है? तो मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश में तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है, कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र उत्पादन आदि होता है। ये चीज़ें उस जगह के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं जहां उन्हें बनाया जाता है। जैसे कुल्लू है, कुल्लू में शॉल, मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम, कश्मीरी कढ़ाई आदि। आबू धाबी कहाँ पर है? तो आबू धाबी की बात करें तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। आबू धाबी की मुद्रा की बात करें, आबू धाबी की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है कि दिरहम। चितप्पन मलयालम में पिता का छोटा भाई चितप्पन कहलाता है। कुंजमा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजमा कहते हैं। केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल है, केला है, कटहल है, पपीता है, सुपारी है आदि। रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है जो खजूर। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेजपत्ता, इलायची, काली मिर्च, इसलिए केरल को मसालों का घर कहते हैं। गरम मसाला छोटी और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ से बना होता है। नेक्स्ट अगला है, लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। क्या है? डॉक्टर। लेफ्टिनेंट वहीदा परेड का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। वहीदा प्रिज्म जम्मू और कश्मीर के राजौरी जिले के थानमंडी गांव से हैं। परेड में कुल आदेशों की संख्या 36 होती है। प्रिज्म एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंग का दिखता है। तिब्बती जैसे भोटी भी कहा जाता है। लद्दाख में बोले जाने वाली भाषा है। भोटी भाषा में माँ को आमाले कहा जाता है और भोटी भाषा में पिता को आबाले कहा जाता है। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को रेशम का जो कीड़ा होता है अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूरी से ढूंढ लेता है। तू धरती पर जहां भी रहेगी मैं तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। तो भाई चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ छोड़ देती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है।
मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे और हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। नेक्स्ट, सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को ही दिखाई नहीं देते। आमतौर पर यह माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। सांप के जैसे उल्लू की बात करें तो उल्लू को भाई रात में सफेद और काली दिखाई देता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, जमीन पर हुए सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। लेकिन सांप सुनता कैसे है? सांप धरती पर जो जमीन पर जो कंपन होता है उसको ही महसूस कर पाता है। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। नेक्स्ट, अगला है, मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। बिजली तरंगों से देती हैं मछलियां। कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं वे जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं। वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या अनहोनी होने वाली है। सन 2004 में दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले की बात है। जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार की इस जाति के लोग सुनामी की कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी एक अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बातें करती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी अपनी भाषा होती है भाई। जैसे सिलौत भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ के पत्तियां खाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। यह सप्ताह में एक बार सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। बाघ आपने देखा होगा भाई, बाघ की मूछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट, अगला है, एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में करहाना, गुर्राना अलग अलग आवाज और बाघिन को बुलाना तो अलग आवाज। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने में दोनों में जो आवाज होती है उनमें अंतर कर लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इसके बावजूद भी वह खतरे में है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मारा जाता है। शेर, मगरमच्छ, सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। नेक्स्ट, अगला है, हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना पक्षी विहार। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सपेरों को क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कौन कौन से? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 तरह के सांप क्या होते हैं भैया? जहरीले होते हैं। ये देख रहे हैं, ये अफाई है, दुबैया है, करैत और ये नाग है। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को खत्म करने के लिए एक दवाई है जिसका नाम है सीरम, जो सांप के जहर से बनाई जाती है। और ये दवाई सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है।
कालाहांडी में सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है, कालाहांडी जिले में। नेक्स्ट अगला है, आत्रेपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर हम बात करें भाई चीज़ें और ये घरेलू, दूध को भी क्या करते हैं, उबालते हैं, पके हुए चावल एक कटोरे में डालकर पानी के बर्तन में रखते हैं। हरा धनिया देखा होगा आपने, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज लहसुन की बात करें, खुले में रखते हैं नमी से बचाकर। अचार रखने से पहले सीसी को धूप में सुखाया जाता है ताकि सीसियों में नमी निकल जाए। अगर सीसी में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो अचार सड़ जाएगा। नेक्स्ट अगला है, कुछ पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करती हैं। जैसे इनमें निफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े में खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। कुछ बीज हवा में उड़कर बहुत दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। ऐसा ये निफेंथीस पौधा क्यों करता है? नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए। कुछ बीज हवा में उड़ नहीं पाते, ये जानवरों की खाल और हमारे कपड़ों में अटक जाते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं। जैसे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। नेक्स्ट अगला है, ये घटना 1948 की है। 1948 की घटना है। एक दिन जॉर्ज मेस्टल अपने कुत्ते के साथ सैर करने से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन दोनों बीजों को अपने कपड़ों पर चिपकाकर देखकर वह हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लगे। बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। ये देखकर मेस्टल को आइडिया आया कि वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चरचर की आवाज़ आती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। है ना मज़ेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। हमारे यहाँ मिर्च जो आई वो पुर्तगाल देश के व्यापारी लेकर आए थे, दक्षिण अमेरिका से लाए थे। कहाँ से? दक्षिण अमेरिका से। अब ये सारे भारत में उगाई जाती है। भिंडी की बात करें तो भिंडी कहाँ से आई थी? तो भिंडी अफ्रीका से आई थी भैया। गोभी की बात करें, गोभी मटर ये यूरोप से आए हैं। चाय असम से आई है। सोयाबीन चीन से आई है। बीन जो है अमेरिका से आई है। बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर और केला, पालक, परवल, टिंडा, मेथी ये सब भारत में ही उगाए जाते हैं। बूंद बूंद दरिया दरिया अध्याय में 650 साल पुराना घड़सीसार नामक स्थान के बारे में बताया गया है। सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। नेक्स्ट अगला है, इसके घाट पर बनाए गए स्कूल में आसपास के बच्चे पढ़ने आते हैं। तालाब इस तरह से बनाया गया था कि जब तालाब पानी से भर जाता है तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता है। इस तरह 9 तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। अलबरूनी एक यात्री था जो भारत आया। अलबरूनी उज्बेकिस्तान देश से आया था। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगह को देखा, उनके बारे में लिखा। पानी के स्रोत जैसे बावड़ी, तालाब और नौला, धारा आदि। कुएं सूखने की कुछ वजह क्या है? भाई कुएं क्यों सूख गए? कुओं को सूखने की क्या वजह थी? कई जगह मोटर लगाकर जमीन का पानी निकाला जा रहा है। तालाब जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं रहे। पेड़ों के आसपास और पार्क में भी जमीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दड़की माई राजस्थान के अलवर जिले के एक गांव में रहती है। तरुण भारत संघ नामक एक संस्था है। तड़की माई तालाब बनाने में मदद की। तड़की माई ने तालाब बनाने में क्या की थी? मदद की थी। वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम जैसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। मृत सागर में डूबते नहीं है। दांडी यात्रा, यह घटना 1930 की है। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था। इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। नेक्स्ट अगला है, भला बताओ नमक जैसी चीज के बिना गुजारा कैसे हो? लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। इस बात से लोग बहुत नाराज थे। गांधी जी का कहना था कि जो चीज हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी? उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से
डांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जानते हो नमक कैसे बनाया जाता है? समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता है, जिससे तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। नेक्स्ट अगला है, कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलिस से फैलता है। डॉक्टर मरीम स्लाइड को माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं और माइक्रोस्कोप से एक चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे ज़्यादा भी बड़ा दिखाई देता है। नेक्स्ट, मलेरिया की दवाई। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल में दवाई बनाते हैं। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां से आयरन, यानी कि इन्हें खाने से आयरन बढ़ता है। आयरन बढ़ता है। मक्खियाँ पेट की समस्याओं से जैसे रोग फैलाती हैं। शैवाल एक प्रकार का पौधा है जो बरसात के मौसम में ज़्यादातर फैलता है। वैज्ञानिक जिसने मच्छर के पेट में झांका कौन था? वो रोनाल्ड रॉस थे। जब लोग मलेरिया के बारे में नहीं जानते थे, तब लोगों को लगता था कि ये खराब हवा की बीमारी है। नेक्स्ट अगला है, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया के कारण परेशानी। 17 नवंबर 2007 दिल्ली की बात हो रही है। नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का शिकार हुए। इससे बच्चों की शारीरिक दिमागी तुरंती असर होता है। इस कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते हैं और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ पढ़ाया जाता है उसे समझने में भी परेशानी होती है। आजकल स्कूलों में बच्चों के हेल्थ कार्ड बन रहे हैं, उनकी जांच भी चल रही है। एनीमिया बच्चों को आयरन, लोहे की दवाई यानी कि आयरन की दवाई दी जा रही है। एनीमिया खून की कमी से होने वाली बीमारी है। आपने देखा होगा लकवे पतले पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े होते हैं। मच्छर पानी में अंडे देते हैं। रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। आइए नेक्स्ट अगला है, ग्रुप लीडर के गुण। भाई आप ग्रुप लीडर के गुण हैं, आप पर्वत पर चढ़ेंगे तो कौन कौन से आपके अंदर गुण होने चाहिए? बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना, ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हुए सजा भुगतने को तैयार रहना। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध ठंड से बचाव और ज्यादा शक्ति के लिए होता है। पर्वतारोहण से इस्तेमाल की जाने वाली चीजें क्या क्या होती हैं? अभी स्लिग है, पिट ऑन है, हंटर शूज है, स्लीपिंग बैग, पानी की बोतल है, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, बिंड चिटार, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का भी सामान इत्यादि। नेक्स्ट अगला है, टेकला गांव कहाँ पर है? ये 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। पर्वतों पर चढ़ते समय हमारे शरीर का कोण 90 डिग्री होना चाहिए, पीठ सीधी होनी चाहिए। बछेंद्री पाल की बात हो रही है। 23 मई 1984 को एक दिन में 1:07 8900 मीटर ऊंचाई चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली जिसे सागरमाथा के नाम से जाना है, उस पर कदम रखा था। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहते हैं भैया। साथ ही बछेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। गोलकुंडा किला जो है दक्षिणी भारत में हैदराबाद नगर पश्चिम में स्थित है। इस किले की बाहरी दीवार में 87 बुर्ज हैं और मोटी दीवारें, लंबा चौड़ा गेट, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम हैं। सन 1200 में यह किला मिट्टी का बना था और यहाँ दूसरे राजाओं का राज था। सन 1518 में 1687 तक यहाँ कुतुबशाही सुल्तानों ने एक के बाद एक राज किया। कांसी की चीजें हजारों साल पहले से आदिवासी बनाते आए हैं। मल्लारपुर जिला केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट अगला, आसमान, तारे, चांद, सूरज, ये सब अंतरिक्ष में होते हैं भाई। सुनीता विलियम पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष कुछ मजेदार बातें। क्या बताती है? हम एक जगह टिककर तो बैठ ही नहीं सकते थे,
यान में एक जगह दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। पानी एक जगह टिका नहीं रहता है, वह बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। कि बताते हैं कि भाई ये बुलबुलों की तरह इधर उधर जाता है पानी। हाथ मुंह धोने के लिए हम तैरते बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला करते हैं और हाथ मुंह साफ करते हैं। वहाँ खाना भी अजब तरीके से खाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम सभी उड़ते हुए खाने वाले कमरे में जाते हैं और उड़ते हुए खाने के पैकेटों को पकड़ते हैं। अंतरिक्ष में मुझे कंघी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाल हमेशा खड़े रहते हैं। चलना पाना, हर समय तैरते रहना, हर काम अलग तरीके से करना, ये सब कम करने की आदत डालना आसान नहीं होता भैया। एक जगह टिककर काम करना हो तो अपने आप को बेल्ट से बांधो। कागज को भी ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसे भी दीवार के साथ बांध कर रखो। अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था लेकिन मुश्किल भी था। आइए नेक्स्ट अगला है, तारे टिमटिमाते हैं। टूटता हुआ तारा उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होता है, जल जाता है। सन 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। सुनीता अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थीं। सुनीता विलियम्स ने पृथ्वी को देखकर कहा, यहाँ से अलग अलग देश नहीं दिखते, ये लाइनें तो कागज पर ही होती हैं। मुंबई भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है। मुंबई से दिल्ली पहुंचने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान जैसे कई राज्यों को पार करना पड़ता है। मुंबई से अगर दिल्ली आएंगे तो कितने किलोमीटर है, 1400 किलोमीटर है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लेह लद्दाख तक पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में लोग नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान या भूरा रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। लद्दाख में आपको लकड़ी के घर, ढलान वाली छतें और बर्फ से ढके हुए घर दिखाई देंगे। मनाली हिमाचल प्रदेश में है। लद्दाख ऊंचा, सूखा और सपाट है जिसे ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। लद्दाख में बहुत कम वर्षा होती है। लद्दाख में ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ और ठंडी सपाट जमीन, सूखेपन की वजह से कोई पौधे पेड़ नहीं उगते। लद्दाख में जुले जुले का अर्थ स्वागत होता है भैया। अगर आपसे कहते कोई जुले जुले, इसका मतलब है स्वागत। लद्दाख में बने घरों की खासियत क्या होती है, ये 2 मंजिले वाली इमारत होती है। घर पत्थरों से बने होते हैं जो एक के ऊपर रखे होते हैं। दीवारों पर मिट्टी और चूने की मिट्टी की परत चढ़ी होती है। नेक्स्ट अगला है, घर के अंदर एक शेड की तरह लगा रहता है जिसमें बहुत सारी घास जमा होती है। हमारे लकड़ी की सीढ़ियाँ उठाई और पहली मंजिल पर पहुंचती हैं। भूतल जानवरों के लिए आवश्यक चीज़ों के भंडारण के लिए होता है। कभी कभी बहुत अधिक ठंड होने पर लोग जमीन पर ही रहने लगते हैं। यहाँ भूतल पर खिड़कियाँ नहीं होती। छतों को मजबूत बनाने के लिए घने पेड़ के तने का उपयोग किया जाता है। लद्दाख में लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरी पीली मक्का पाई जाती है। गर्मी के मौसम में कई फलों सब्जियों को सुखाते हैं। जब ताजे फल और सब्जियां नहीं मिलती तो उन्हें सर्दियों के लिए स्टोर कर लेते हैं। मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श और लकड़ी की छत लद्दाख के लोगों को ठंड से बचाती है। लद्दाख में सकरी पथरीली पहाड़ी सड़कें होती हैं। कई जगह पर सड़कें नहीं होती भैया। चांगथंग आपने देखा होगा, लगभग 5-6 हज़ार मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ चट्टानी मैदान है। पर्वतीय इलाकों में ऊंचे स्थानों पर लोगों को सांस लेने में कठिनाई होती है, जैसे सिरदर्द, कमजोरी महसूस, ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट अगला है भैया, पर्वतीय क्षेत्रों में कोई पेट्रोल पंप नहीं होता और ना ही कोई मैकेनिक होता है। चांगपा पहाड़ों पर रहने वाली एक जाति है। चांगपा जनजाति में केवल 5-4 लोग हैं। चांगपा हमेशा अपनी बकरी भेड़ों के साथ घूमते रहते हैं। उन्हें भेड़ों से वह सब मिलता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, जैसे दूध है, मांस है, टेंट के लिए खाल है, कोट है, स्वेटर के लिए ऊन है। यदि किसी परिवार में अधिक जानवर हैं तो वह समृद्ध और महत्वपूर्ण माना जाता है। इन विशेष बकरियों से उन्हें प्रसिद्ध पश्मीना ऊन बनाने के लिए ऊन प्राप्त होती है। चांगपा अपनी बकरियों को ऊंचे और ठंडे स्थानों पर चराते हैं ताकि बकरियों के बाल अधिक और मुलायम रहें। वे बहुत ही कठिन परिस्थितियों में इन पहाड़ों पर ऊंचे स्थानों पर रहते हैं। नेक्स्ट अगला है, ये उनका जीवन और उनकी आजीविका है। चांगपास अपना सब कुछ अपने घोड़ों और याक पर ले जाते हैं। सब कुछ पैक करने और आगे बढ़ने में उन्हें केवल 2.5 घंटे लगते हैं। चांगपा अपने तंबू को रेवो कहते हैं। याक के बालों को पट्टियां बनाने के लिए बुना जाता है जिन्हें आपस में सिला जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। ये हवा की रफ्तार, यहाँ पर हवा की रफ्तार कितनी है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। चांगपा भाषा में चांगथा का अर्थ होता है ऐसी जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। रेवो के पास भेड़ बकरियां रहने की जगह होती है। चंगपास इसे लेखा कहते हैं।
लेखा की दीवारें पत्थरों से बनी होती हैं। श्रीनगर में आपको कुछ घर पहाड़ों पर दिखाई देंगे, कुछ पानी पर। कश्मीरी लोग अपने घरों में रोटियां नहीं पकाते, वे बेकरियों से खरीदते हैं। कश्मीर में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोग जो होती हैं वो बेकरी होती है एक हर गली में, तो उससे अपना भोजन खरीदते हैं। जम्मू और कश्मीर में विभिन्न प्रकार के आश्रय होते हैं, कुछ ऊंचे पहाड़ों पर, कुछ पानी पर, कुछ लकड़ी और कुछ पत्थर में सुंदर डिजाइन के साथ, कुछ मोबाइल आश्रय। आइए नेक्स्ट अगला है। प्रत्येक परिवार अपने जानवरों पर एक विशेष चिन्ह लगाता है। महिलाएं और युवा लड़कियां जो होती हैं जानवरों को गिनती हैं और लेखा से बाहर निकालती हैं। कारगिल लद्दाख से श्रीनगर के रास्ते में आता है। शिक्षक संकेत। चांगपा की भाषा में चांगथांग का जो होता है, इसका जो मतलब होता है ऐसी जगह जहां बहुत कम लोग रहते हों। बच्चों को विभिन्न भाषाओं में ऐसे शब्द क्या, इस पर चर्चा हो सकती है। ऊंचाई पर जाने से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। ऑक्सीजन क्या है, इस समझ की अपेक्षा नहीं की जा रही है। बच्चों को बस कुछ अंदाजा हो कि ऊंचाई पर सांस लेना मुश्किल होता है। पहाड़ों पर चढ़ने वाले कई बार ऑक्सीजन सिलेंडर भी ले जाते हैं। बच्चे फिर उन इलाकों में रहने वाले लोगों के प्रति संवेदनशील होंगे। उनकी ये समझ भी बनेगी कि रोजी रोटी के लिए लोगों को किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट अगला है। दुनिया में मशहूर पश्मीना शॉल। माना जाता है कि पश्मीना शॉल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। इतनी गर्म मोटी बिल्कुल नहीं होती। ये पश्मीना पश्मीना बनता है। पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल होती है जो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर रह सकती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी बहुत कम यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं जो गर्मियों में झड़ जाते हैं। ये बाल बहुत ही पतले होते हैं, इतने पतले कि बकरी के 6 बाल मिलाकर तुम्हारे सिर के एक बाल की मोटाई के बराबर होंगे। इसलिए पश्मीना शॉलों को मशीनों द्वारा नहीं बुना जा सकता। इनकी बुनाई हाथों से करने के लिए खास बुनकर होती हैं। अगर एक बुनकर 250 घंटे बुनाई करे तब जाकर एक साधारण पश्मीना शॉल तैयार होती है। इतनी मेहनत सोचो, अगर डिजाइन वाली शॉल बुनती हो तो कितने दिन लगेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई। अगला है श्रीनगर के एक नज़र। श्रीनगर में बाहर से आई कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से उनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। बोट की तरह बने लकड़ी के डोंगे पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में इन डोंगों में कई परिवार रहते हैं। मकान की तरह इस डोंगे में भी अलग अलग कमरे होते हैं। नेक्स्ट अगला है। हाउस बोट और कई बड़े घरों के अंदर छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है। इनमें एक खास डिजाइन खतमंद जो जिंगसम पजल जैसा दिखता है। पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए गए घर कश्मीर के गांवों में दिखते हैं। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की जाती है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छत ढलवा होती हैं। यहाँ पुराने घरों की खासियत यह है कि जालीदार खिड़कियाँ से बाहर की ओर उभरी होती हैं। इन्हें डब कहते हैं। इनमें बैठकर बाहर का नज़ारा बढ़िया दिखता है। यहाँ के पुराने घरों की खासियत यह है कि पत्थर, ईंट और लकड़ी को मिलाकर बनाना। घरों के दरवाजों खिड़कियों पर डिजाइनदार मेहराब बने होते हैं। नेक्स्ट अगला है। 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में भूकंप आया था। भूकंप आने पर हमें क्या काम करने चाहिए? घर से निकलकर किसी खुले मैदान में चले जाएं। अगर आप घर से बाहर नहीं जाते हैं तो किसी मुसीबत चीज जैसे टेबल के नीचे लेट जाएं और कसकर पकड़ लें ताकि वह फिसले नहीं। कपकपी बंद होने तक प्रतीक्षा करें। आइए नेक्स्ट अगला। अहमदाबाद 26 जनवरी 2001। आज सुबह गुजरात में आए भूकंप में कम से कम हजारों लोगों के मरने की आशंका है। कई हजार लोग घायल हुए। बचाव हम राहत कार्यों में लोगों की मदद करने के लिए सेना के जवानों को बुलाया गया। अहमदाबाद शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। 150 इमारतें। इनमें लगभग 1 दर्जन बहुमंजिला इमारतें थीं। आज शाम तक इनके नीचे कम से कम 250 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कई हजार लोग ढही गई इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। शहर की शायद कोई इमारत होगी जिसमें दरार ना पड़ी हो। भुज की हालात इससे भी ज़्यादा खराब है। चारों ओर डरे हुए लोग भगदड़ मचाए हुए हैं। जवानों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से काम किया है। राहत कार्य के लिए देश विदेश से
हर तरह की सहायता के लिए आश्वासन मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगला है हॉट बिलो कोल्ड। ये कहानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखी है। हमारे मुंह से निकलने वाली हवा बाहर के तापमान की तुलना में ठंडी या गर्म हो सकती है। स्टेथोस्कोप का उपयोग हमारे दिल की धड़कनों को सुनने के लिए किया जाता है। ठंडी हवा भारी होने के कारण नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। सांस बाहर के तापमान के अनुसार ठंडी या गर्म हो सकती है। शिक्षक संकेत, सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसी बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला कर देती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भाई, स्कूल के सफाई विभाग के साथ बातचीत करने के दौरान बच्चों को सम्मान देने के लिए संवेदनशील बनाना, ताकि बच्चे कुछ तरीकों, मशीनों या अन्य चीज़ों के बारे में सोच सकें, ताकि लोगों को ये काम करना ना पड़े जो वे करना पसंद नहीं करते हैं। गांधी जी के मित्र थे महादेव भाई के पुत्र नारायण, गांधी जी के साथ रहते थे जब वे जवान थे। शिक्षक संवेदनशीलता विकसित करने के लिए कक्षा में अस्पृश्यता से संबंधित मुद्दों पर समाचारों का उपयोग कर सकते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के गोरगांव के रहने वाले थे। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार किया गया था। स्टालिन के की डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड से हस्ताक्षर रूपांतरित हैं। नेक्स्ट अगला है पुरानी यादें। नारायण यानी बाबला जब 11 साल के थे तब गुजरात के साबरमती आश्रम में उन्हें अलग अलग काम करने पड़ते थे। उनमें से एक था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। तब के टॉयलेट में नीचे टोकरियां रखी होती थीं जिनमें सडांस की गंदगी रहती थी, फिर उस जगह को साफ भी करना पड़ता था। इन टोकरियों को हाथों से उठाकर ले जाना होता था। आमतौर पर इस काम को एक ही समाज के लोगों को ही करना पड़ता था। गांधी आश्रम में खाद बनाने वाले गड्ढे तक टोकरियों ले जाने का ये काम सभी को करना पड़ता था। फिर भी कोई भी क्यों ना हो, नारायण को याद है कि कई लोग इस काम को टालने की कोशिश करते थे। कुछ तो इस काम से डरकर आश्रम छोड़कर भाग जाते थे। एक बार गांधी जी महाराष्ट्र के बड़दा शहर के पास के एक गांव में रहने लगे। यहाँ गांव था तो बड़दा शहर के पास, लेकिन फिर भी शहर की सुविधाओं से परे था। गांव में गांधी जी महादेव भाई और उनके साथी संडास की सफाई काम करने लगे। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह के समय गांव के बाहर की गंदी थी संडास थी की तरफ से एक आदमी लौटकर आ रहा था। जब उसने महादेव भाई को देखा तो वह बोला, उस तरफ ज्यादा गंदगी है, वहां सफाई करो। नेक्स्ट अगला है पुराने समय में अच्छे बीजों को मिट्टी में लिपटी सूखी लौकी में रखा जाता है। नीम की पत्तियां बीजों को कीड़ों से बचाती हैं। उंडिया एक प्रकार की सब्जी है जिसे अंगारों के बीच बर्तन को उल्टा रखकर बनाया जाता है। ऊंधिया का अर्थ होता है गुजराती भाषा में उल्टा होता है भैया। ऊंधिया को बाजरे की रोटी और घर से बने मक्खन, दही और छाछ के साथ खाया जाता है। एक ही फसल को बार बार उगाने और इतने सारे रसायनों के प्रयोग से भूमि क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है। मिट्टी के सूख जाने पर क्रोटन के पौधे संकेत देते हैं। क्रोटन की जड़ें जमीन में गहराई तक नहीं जाती, अतः जब मिट्टी की ऊपरी परत सूख जाती है तो क्रोटन की पत्तियां झुक जाती हैं और मुरझा जाती हैं। केंचुए सुरंग बनाने के लिए मिट्टी को नीचे खोदकर नरम करती हैं। कुडुक झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुडुक जंगल गायब हो रहे हैं, इनकी जगह खदानें खोदी जा रही है, बांध बनाए जा रहे हैं। कुडुक भाषा में तोरांग का अर्थ भैया जंगल होता है। वन का अधिकार अधिनियम 2007 में बनाया गया था। जिस भूमि पर हम एक टिन बीज बोते हैं उसे एक टिन भूमि कहते हैं। नेक्स्ट अगला है एक सच्ची कहानी है भाई। सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल ली। शिक्षक संकेत, कक्षा में जंगल के बारे में चर्चा करते समय उनके अपने अनुभव पूछे। केवल सैकड़ों पेड़ लगाने से जंगल नहीं बनते। जंगलों के बारे में समझ बनाने के लिए भी ये बातचीत हो कि जंगल में उगने वाले पेड़ पौधे और वहाँ के जानवरों को कैसा ताना बाना है। भोजन, आवास, सुरक्षा के लिए उनकी एक दूसरे पर कैसे निर्भरता होती है। नेक्स्ट अगला है जंगल अधिकार अधिनियम 2007। ये कानून आदिवासियों को एक जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। जंगल बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। झूम खेती,
एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है, वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ये फैक्ट आपको याद रखनी है भाई। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों को भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाएं। ये मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करती है। ये मिजोरम में किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला है, मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं। वे बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं। कहाँ? मिजोरम में। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें या कौशल हम अपने पर्यावरण से भी सीखते हैं। पोलियो वायरस के कारण होता है, ये विरासत में नहीं मिलता। इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 7 साल तक उन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के बगीचे में 2800 पौधों पर प्रयोग किया। मटर के पौधे में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदरे होंगे या चिकने होंगे। नेक्स्ट अगला है, दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अगला है, पूरन पोली, गुड़ और चने की मीठी रोटियां, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। कारवा में चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट अगला है, नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथ, चेहरों और का उपयोग किया जाता है। इसे मुद्रा भाव कहते हैं। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। एक पक्षी पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं और खुद को गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं, उनके स्थान पर नए उगाते हैं। ब्रेल के बारे में सुनेंगे भी आप। ब्रेल को एक नुकीली औजार से उभरे हुए बिंदु डॉट्स की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदु पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। लुइस ब्रेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई। उन्हें दिखना बंद हो गया था। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी। वह पढ़ने और लिखने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते थे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, छूकर और महसूस करके पढ़ना। पढ़ने से इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। यदि आप बच्चों को वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वे इसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। नेक्स्ट अगला है, एनसीएफ के बारे में। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? ईबीएस की मुख्य 6 थीमें होती हैं। कौन कौन सी? परिवार और दोस्त, भोजन, पानी, आश्रय, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, यात्रा हम चीज़ें जो कैसे बनाते हैं। ईबीएस की कुछ उपथीमें होती हैं, जैसे परिवार और दोस्त की उपथीम, संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। नेक्स्ट अगला है, भोजन की उपथीम क्या है? चखना, पाचन, पाक कला, परीक्षण तकनीकें, किसान और भूख। पानी की बात करें तो आश्रय, यात्रा, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। नेक्स्ट अगला है, लिंग, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि के अंतर को समाप्त करने की जरूरत है। पाठ्यक्रम का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए और बच्चे का मूल्यांकन तब किया जाना चाहिए जब वह देखता है, पूछता है, खींचता है और समूह में चर्चा करता है। एनसीएफ की अनुशंसा क्या है? एनसीएफ 2005 अनुशंसा करता है कि स्कूल में बच्चों के जीवन को उनके साथ जोड़ा जाए। स्कूल के बाहर जीवन, ये स्कूल और घर समुदाय के बीच खाई को कम करना, ये किताबी या रटन सीखने को हतोत्साहित करता है। इस आधार पर विकसित पाठ्य पुस्तक रट्टा सीखने को हतोत्साहित करने के लिए विचार को लागू करने का प्रयास करता है। कौन? एनसीएफ। रट्टा ना मारवाएं भैया। ये हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 1986 में उल्लेखित बाल केंद्रित शिक्षक प्रणाली को प्राप्त करने में मदद करेगा। एकीकृत शिक्षा क्या है? बच्चा अपने आसपास के वातावरण को समग्र रूप से देखता है और किसी भी विषय को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में विभाजित नहीं करता। इसलिए कक्षा 3 और 5 में ईवीएस विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। ये विषय कक्षा 1 और 2 में नहीं है, लेकिन इससे संबंधित मुद्दे और अवधारणा भाषा
और गणित का हिस्सा हैं। तो ईवीएस जो है वो कक्षा 3 से लागू होता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में परिभाषा और मात्रा की जानकारी के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ तक कि पुस्तक में प्रयुक्त भाषा औपचारिक नहीं है, बल्कि बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। नेक्स्ट अगला है, पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, बल्कि लोगों, उनके पर्यावरण, समाचार पत्रों आदि जैसे सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने के लिए बच्चों का समर्थन करना चाहिए। कम बोझ, लर्निंग विदाउट बर्डन, वास्तव में शिक्षण के लिए दिन समर्पित करने के लिए दैनिक समय सारणी में लचीलापन आवश्यक है। शिक्षण और मूल्यांकन के तरीके भी वर्तमान पाठ्य पुस्तक को प्रभावशीलता को निर्धारित करेंगे। स्कूल में उनके अनुभव को अच्छा बनाने के लिए उच्च प्राथमिकता को और स्थान दिया जाना चाहिए। चिंतन, विस्मय, छोटे समूह में चर्चा, अनुभव की आवश्यकता वाली गतिविधियों के अवसर दिए जाने चाहिए। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित है, ताकि बच्चों को तलाशने के लिए काफ़ी जगह मिले और उन्हें रटने के लिए मजबूर ना किया जाए। स्कूल अधिकारियों की भूमिका क्या है? स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक बच्चों को अपने स्वयं के सीखने पर विचार करने और कल्पनाशील गतिविधियों और प्रश्नों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को अपने वयस्कों द्वारा उन्हें दी गई जानकारी से जुड़कर ज्ञान उत्पन्न करना चाहिए। रचनात्मकता और पहल को विकसित करना संभव है अगर हम उन्हें सीखने में प्रतिभागियों के रूप में देखते हैं, न कि ज्ञान के एक निश्चित निकाय के रिसीवर के रूप में। पुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यही कारण है कि सीखने के अन्य संसाधनों और साइटों की अपेक्षा की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ईवीएस विषय से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट था हमने आपको बताने की कोशिश की है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।